प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान में पौधों एवं जंतुओं में जनक जो अध्याय चल रहा था उसके अंतिम टॉपिक की हम लोग आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मानव जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार नियोजन। तो मानव जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार नियोजन की यहाँ पर बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि जनसंख्या क्या होती है। एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी दिमाग में कि जनसंख्या और समुदाय में क्या अंतर है। तो जनसंख्या उसे कहते हैं जब किसी एक ही जाति की गणना की जा रही हो तो उसको हम लोग जनसंख्या कहते हैं, और समुदाय कहते हैं जहां पर विभिन्न प्रकार की जातियों की गणना की जाए उसे हम लोग समुदाय कहते हैं। यहाँ पर हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं मानव जनसंख्या पर, तो जैसे कि देख रहे हैं कि मानव की जनसंख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा इसमें वृद्धि हो रही है, और ये वृद्धि इस हद तक हो रही है कि जो कहीं न कहीं हमारी इस पृथ्वी के लिए अत्यंत ही भयावह होने वाली है। तो यहाँ पर जो हम लोग आज का टॉपिक रखेंगे वहां पर जनसंख्या की बात करेंगे और परिवार नियोजन की भी बात करें कि किस प्रकार से परिवार नियोजन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं कि क्या क्या इसके दुष्प्रभाव है हमारे मानव समाज पर। यानी कि हम पहला है इससे बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर दुष्प्रभाव। चलिए इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी देर कि जो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस जनसंख्या वृद्धि का हमारे मानव समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उससे कौन सी हानियां हो रही है जो पूरे के पूरे मानव समाज को ही जो है कहीं न कहीं उसको भयावह स्थिति उसको उत्पन्न कर रही है। तो यहाँ पर समझते हैं कि कौन से दुष्प्रभाव ऐसे होते हैं जो निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें कि लगातार जनसंख्या वृद्धि होती जाए तो सबसे पहला जो असर पड़ता है वो हमारे खाद्य समस्या पर आता है। जो हमारे भोजन है उस भोजन को यह सबसे ज्यादा जो है दुष्प्रभावित करता है। यानी कि कह सकते हैं जो खाद्य समस्या है ये कहीं न कहीं बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाए। तो जो खाद्य समस्या है ये खाद्य समस्या में वृद्धि होगी। कैसे होगी खाद्य समस्या में वृद्धि? जैसे मान लेते हैं कि जब अनाज की जो पैदावार होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया में हो रही है, वो जो उर्वर खेती होती है वहीं पर ही जो है अनाजों की पैदावार हो सकती है। लेकिन निरंतर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी पैदावार तो उतने ही है, लेकिन वहां पर क्या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब निरंतर डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो है ये समस्या उत्पन्न करेगी हमारे इस जो मानव समाज में। जैसे अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति की, अगर हम प्रति व्यक्ति की बात करें कि प्रति व्यक्ति की जो कैलोरी ऊर्जा होती है, प्रति व्यक्ति जो आवश्यकता होती है वो लगभग जो है 3000 कैलोरी ऊर्जा आवश्यक होती है प्रतिदिन। यानी कि प्रतिदिन जो है जो भोजन है उस भोजन में लगभग 3000 कैलोरी ऊर्जा मनुष्य को मिलना चाहिए अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो। लेकिन इसके अगर देखा जाए इसका विपरीत परिणाम हो रहा है कि आज के समय में अगर बात करें तो सबसे उसमें जो विकासशील देश है उस विकासशील देशों में सबसे ज्यादा अगर समस्या हो रही है तो वो भोजन की हो रही है। क्योंकि अगर विकासशील देशों की बात करें तो ये जो मात्रा है प्रति व्यक्ति केवल जो है अगर बात करें तो 2000 कैलोरी ऊर्जा से भी कम जो है यहाँ पर पोषण मिल पा रहा है प्रति व्यक्ति को। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा समस्या जो इसमें हो रही है विकासशील देश की, और जो भारत है वो विकासशील देश है। सबसे ज्यादा जो भुखमरी के कगार पे होते हैं वो भुखमरी कगार पे प्रायः विकासशील देश के प्राणी को रखा जाता है। अरे जो विकासशील देश है इस विकासशील देश में सबसे बड़ी इसकी समस्या क्यों होती है? क्योंकि एक तो अज्ञानता कुछ ज्यादा है और लगातार ऐसे देशों में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। तो जनसंख्या वृद्धि जैसे जैसे होगी वैसे वैसे ही जो खाद्य समस्या है वो बढ़ती जाएगी, भोजन की आपूर्ति कम होगी तो प्रति व्यक्ति की जो कैलोरी पर ऊर्जा होती है वो वहां से घटना शुरू हो जाएगी
और जो बच्चे होते हैं बच्चे कुपोषण का शिकार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। यानी खाद्य समस्या से क्या होगा, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होगा, या कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं बच्चों को कुपोषण की शिकार होना शुरू करेंगे, बच्चों में बौनापन आ जाएगा, वयस्क जो शरीर होगा वो भी अत्यंत दुबला, बहुत ही जो है निर्बल रहेगा, थोड़ी थोड़ी चीजों में थकान आएगी, कमजोरी आएगी। तो इस प्रकार से समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो अगर जनसंख्या वृद्धि हो तो सबसे पहली समस्या यहाँ पर होती है वो है खाद्य समस्या। भोजन की समस्या सबसे ज्यादा आवश्यक और भोजन की समस्या सबसे ज्यादा यहाँ पर भयावह होती है अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि अनाज की जो पैदावार है वो तो सीमित है, लेकिन ये असीमित है जनसंख्या वृद्धि। तो जब किसी सीमित संसाधन का उपभोग कोई असीमित संसाधन करने लगता है तो वो सीमित संसाधन पर कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और ये समस्या जो पूरे के पूरे मानव समाज पर एक कलंक के या कह सकते भयावह रूप में प्रकट होता है। तो पहले ये थी। दूसरी यहाँ पर आती है कि जो मेन आता है, देखिए वो क्या है, अगर जरूरतों की बात करें तो रोटी कपड़ा और मकान ये कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक और चौथा स्तंभ भी है, रोटी कपड़ा और मकान, एक चौथा स्तंभ है वो है शिक्षा। तो शिक्षा की समस्या यहाँ पर भी जो है उत्पन्न होगी, यानी कि किसकी होगी, शिक्षा व्यवस्था की समस्या आएगी। दूसरा क्या होगा, शिक्षा व्यवस्था की समस्या, जिसे अब हम लोग जो शिक्षा को जो है चौथे तंत्र के रूप में गिनते हैं। पहले रोटी कपड़ा और मकान कहते थे, लेकिन अब आज के आधुनिक समय में बात करें तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो शिक्षा व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ेगी, तो उतनी जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ेगी, और गरीबी बढ़ेगी तो सभी लोग अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों को उच्च शिक्षा देने में असमर्थ हो जाएंगे। वैसे भी अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो वो भी एक सीमित संसाधन है, सीमित के होता है, तो कहीं ना कहीं अधिकांश जो उसमें जनसंख्या होती है, अधिकांश जो उसमें मानव होते हैं वो उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ प्राइमरी तक पहुंचते हैं, कुछ जूनियर तक पहुंचते हैं, कुछ जो है मानते मैट्रिक तक पहुंचे, फिर सीनियर सेकेंडरी, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उच्च शिक्षा तक पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या बहुत ही कम हो जाती है। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो उतनी ही मात्रा में विद्यालय खोलने पड़ेंगे, शिक्षा संस्थान खोलने पड़ेंगे, जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि संभव नहीं है। तो दूसरी समस्या आती है शिक्षा व्यवस्था की समस्या। तीसरी यहाँ पर आती है आजकल का जो मुख्य मुद्दा होता है, आजकल इस पर डिबेट भी बहुत ज्यादा होती है, रोजगार समस्या। रोजगार समस्या सबसे ज्यादा समस्या आ रही है वो रोजगार, क्योंकि अगर रोजगार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो अपने जो उसके बच्चे होंगे उनको उत्तम शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाएगा, या उत्तम शिक्षा व्यवस्था प्रणाली नहीं तो रोजगार के लिए कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होगी। तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में एक को रिलेट करते जुड़े होते हैं। तो तीसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है रोजगार समस्या। ये रोजगार सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि रोजगार रहेगा तभी वह जो अपने घर वालों का या अपने बच्चों का या अपने जो उसकी गृहस्थी है उसका वो भरण पोषण कर सकते हैं। तो ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है अगर लगातार जनसंख्या वृद्धि हो। तो क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर एक भी वांट निकलता है, मान लेते 100 लोग की वांट निकलता है, 100 वांट है वहां पर, तो 100 वांट में भी अगर फार्म पड़ते हैं तो 1 लाख से ऊपर फार्म पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एक सीट के पीछे 10-10 हजार लोग जो है, 1000 लोग 10,000 लोग एक एक सीट के लिए वहां पर जो कंपटीशन करते हैं। तो ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है रोजगार समस्या। एक रोजगार कहां से उत्पन्न करेंगे, जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो जितनी रोजगार को अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है, रोजगार समस्या। इसके बाद क्या होता है कि हमारे जो शरीर है इस शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए। तो स्वास्थ्य एवं जो चिकित्सा सेवाओं की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की समस्या अब स्वास्थ्य भी आवश्यक है, क्योंकि अगर स्वस्थ रहना है तो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखना है।
खाद्य समस्या से चलिए मान लेते हैं कि आपको भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में रोजगार की समस्या नहीं है। समस्या क्या है कि मान लेते हैं कि कहीं एक इलाका है, एक क्षेत्र है, वहां पर डॉक्टर नहीं है, चिकित्सीय सुविधाएं नहीं है, तो उस चिकित्सा के अभाव में भी, सब कुछ होते हुए भी जो है चिकित्सा के अभाव में किसी छोटे से रोग से भी व्यक्ति मर जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि प्राचीन समय में, हालांकि इसमें बहुत सारे उन्नत हुए, सरकार इस पर बहुत सारे कार्य किए, स्वास्थ्य और चिकित्सा पर बहुत ज्यादा, आज अगर भारत की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इस पर आत्मनिर्भर हो चुका है, इस स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर भी अगर हम थोड़ा सा पिछड़े एरिया में चले जाए, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में चले जाए, तो वहां पर आज भी वही स्थिति है जो आज के लगभग 30-35 साल 40 साल पहले थी। तो कहीं ना कहीं वो समस्या आज भी बरकरार है, लेकिन ये कह सकते हैं हम शहरी क्षेत्रों के लिए तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इसकी समस्या बनी हुई है। तो लगातार अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उतनी जनसंख्या गांव में मान लेते बढ़ रही है, तो वहां पर भी इसकी व्यक्ति पर अगर डॉक्टरों की बात किया जाए तो पता चलता है कि हमारे देश में कि एक डॉक्टर प्रति 1000 व्यक्तियों पर, कहीं जो एक डॉक्टर होता है प्रति 1000 व्यक्ति पर, तो ये समस्या होती है। वो एक डॉक्टर कितने लोगों का चेकअप कर सकता है? तो ये हमारे जो मानव जनसंख्या है, उस जनसंख्या वृद्धि का इस पर भी जो है एक समस्या उत्पन्न होती है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की समस्या होती है, अर्थात इसकी कमी होने लगी। कितनी भी आपूर्ति कराई जाएगी, क्योंकि डॉक्टर तो एक ऐसा है कि हर घर में एक डॉक्टर निकल जाएगा। डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत है और हर घर में डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी सीटें नहीं है हमारे देश में। तो वो तो एक सीमित संसाधन है, और उस सीमित संसाधन में अब लगातार जनसंख्या वृद्धि होगी और सीमित संसाधन है चिकित्सा का, तो कहीं ना कहीं हमारा देश या हमारी जो जनसंख्या है वो प्रभावित होती है। इसके बाद क्या है, मैंने कहा था रोटी कपड़ा और मकान। मकान यानी आवास समस्या, आवास समस्या, आवास समस्या। आवास समस्या से तो सभी लोग लगभग जूझ रहे हैं। बहुत ज्यादा इसमें समस्या हो रही है कि जैसे मान लेते किसी का बहुत बड़ा मकान था, लेकिन अगर उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उस किसी के 4 बच्चे हो गए, फिर 4 से उनके जो है 1-2, 3-3, 4-4 बच्चे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, आपके पास बहुत बड़े मकान है, फिर भी उसमें बंटवारा जब होने लगेगा तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ जाएगा। यानी एक कमरे का भी औसत जो है नहीं मिलता है। इसे देखिए मुंबई, दिल्ली या जो बड़े महानगर है, वहां पर देखेंगे कि बिल्डिंगें बनती हैं और एक उसमें फ्लैट दिए जाते हैं। वो कहीं ना कहीं आवास की समस्या। पहले क्या होता था कि एक बड़ा सा घर होता था, उसमें लोग रहते थे, लेकिन आज की समस्या क्या है, एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं और वो भी बहुत मंजिला इमारत पर रहते हैं। तो ये समस्या यहाँ पर आ रही है कि आवास की समस्या भी प्रमुख हो रही है। लगातार जनसंख्या बढ़ेगी तो रहने के लिए घर तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे खुले में रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें बरसात से भी बचना है, उन्हें आजकल चोरी बेईमानी ये सब चीज उनसे भी बचना है। तो कहीं ना कहीं सबको एक अपने आवास की आवश्यकता होती है, तो ये आवास की समस्या भी उत्पन्न होती है। अगर शहरी क्षेत्र चले जाए तो देखेंगे कहीं जमीन नहीं खाली है तो आप आवास बनाएंगे कहाँ? तो लोग ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भाग रहे हैं। जब एक ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भागेंगे तो कहीं ना कहीं वो खाद्य समस्या को प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर खेतों में मकान बन जाएंगे तो पैदावार कहां से होगी? तो ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं आवास समस्या और खाद्य समस्या होती है। अगर आवास का अतिक्रमण करेंगे, आवास को जा करके वहां पर खेतों का अतिक्रमण करेंगे तो खाद्य समस्या उत्पन्न होगी। खाद्य की समस्या को पूर्ति करेंगे तो आवास समस्या होगी। तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, यातायात एवं परिवहन की समस्या। यातायात एवं परिवहन की समस्या। देखेंगे अगर अभी इसी समय आप किसी चौराहे पे निकल जाइए तो देखेंगे हजारों गाड़ियों की एक लंबी लाइन, एक लंबा भीड़ वहां पर निकल रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ चलता रहता है। अगर महानगरों में जाइए तो 2-2 घंटे 3-4 घंटे तक जाम में लोग फंसे रहते हैं। वो जाम आखिर आया कहां से? वो जनसंख्या वृद्धि हुई तभी जाम है। लगातार सड़कें बन रही है, लगातार सड़कें का जो है निर्माण हो रहा है, सड़कें चौड़ी की जा रही है, फिर भी जो समस्या है जाम की, उस जाम की समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो उसका भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जब जनसंख्या लगातार वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से परिवहन यातायात के साधन भी वहां पर बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि
छोटी सी जगह पर अगर थोड़ा सा भी कोई वहां पर बैरियर लग जाए या कुछ भी हो जाए तो पूरा घंटों जाम लगता है। तो घंटों जाम से आजकल लोग प्रतिदिन कहीं ना कहीं जूझते हैं जो लोग रोड पर निकलते हैं। तो ये कहां से समस्या उत्पन्न हुई? ये समस्या उत्पन्न हो रही है इसी जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रही है, कहीं और से नहीं उत्पन्न हो रही है। ये समस्या कहां से उत्पन्न हो रही है? इस जनसंख्या वृद्धि के कारण ही उत्पन्न हो रही है। इसके बाद क्या है, जो रहन सहन है उसकी भी हम लोग बात करें तो अगर मान लेते लगातार जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं रहन सहन का स्तर निम्न हो जाएगा। रहन सहन का स्तर निम्न हो जाएगा, कह सकते हैं रहन सहन का निम्न स्तर ठीक होगा ही। रहन सहन यहां पर रोजगार होने चाहिए क्योंकि रोजगार तो आवश्यक है। रोजगार रहेगा तभी वहां पर आपके पास कुछ भोजन रहेगा, खाद्य सामग्री आप जुटा सकते हैं, रहने की आवास की व्यवस्था कर सकते हैं, यातायात के साधन को आप व्यवस्था कर सकते हैं, उच्च शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जनसंख्या वृद्धि होगी और रोजगार की समस्या है तो आपकी सारी समस्याएं यहाँ पर पूरी, खाद्य समस्या, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य चिकित्सा, आवास, यातायात और सबसे बड़ा अगर इन सब का फैक्टर है तो रहन सहन का आपका जो स्तर वो निम्न स्तर का हो जाएगा। क्योंकि आप तो बस किसी तरह से आप जिंदा रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि जनसंख्या वृद्धि है। अब पता चल रहा है कि कमाई है, मान लेते हैं 10,000 रुपए कमाई है, 5-6 बच्चे लगातार लाइन से हो गए हैं, कोई रोक नहीं है, जनसंख्या वृद्धि चलती जा रही है, कोई रोक नहीं, रोकने वाला नहीं है, कोई कानूनी व्यवस्था नहीं, लगातार 10-10 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। अब 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 8 बच्चे 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उनके लिए क्या 10,000 की आपकी कमाई है तो आप क्या करेंगे? शिक्षा दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। क्या सभी को 3000 कैलोरी ऊर्जा वाला खाद्य पदार्थ दे सकते हैं? वो भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि संसाधन सीमित हो रहा है। रोजगार की आपकी ऑलरेडी समस्या है, स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं कर पाएंगे, 10,000 है उसमें किसी बच्चे को बीमार होगा तो 1,000-2,000 वो भी चला गया, आप उस पर खाएंगे क्या, रहेंगे क्या? चलिए मान लेते हैं आवास की समस्या आपको नहीं है लेकिन फिर भी कितना बड़ा आप मकान बनाएंगे, 10 बच्चे तो उनके कहीं ना कहीं फिर उनकी परिवार बढ़ेगा, ये भी समस्या होगा। तो कहीं ना कहीं जो रहन सहन का स्तर है वो काफी निम्न हो जाएगा। तो रहन सहन का स्तर भी से निम्न होता है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे मानव समाज पर यहां पर एक दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है। यहां पर कुछ पॉइंट है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट है, आप इस 7 पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। तो ये क्लास 10th के लिए अगर समस्या पर आती मानव समाज पर क्या दुष्प्रभाव होता है जनसंख्या वृद्धि से तो आप इसको जो है पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर दूसरे टॉपिक पे कि इस जनसंख्या वृद्धि को रोका कैसे जाए। ये भी एक है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकना, जनसंख्या वृद्धि को कम करना। तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए करना है यानी अपनाना है, क्या अपनाना है? यहां पर अपनाना है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन यानी कि यहां पर क्या है, परिवार नियोजन को अपनाना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि को अगर कम करना है, स्तर को अपने बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं परिवार को सीमित रखना पड़ेगा। यानी परिवार का नियोजन अर्थात कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हम दो हमारे दो, ऐसा भी नहीं। अब आजकल के समय तो हम दो हमारे एक, ये प्रणाली अपनानी है। तब तो हम जनसंख्या पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे, उच्च शिक्षा दे सकते हैं अपने बच्चों को, उच्च रहन सहन दे सकते हैं। तो ये चीज यहां पर ध्यान देना है। तो वो जमाना भी लग गया, हम तो हमारे दो और हम तो हमारे 10, ये तो है ही नहीं। इसको करें, इसको अगर निभाते रहेंगे तो वही समस्या होगी जो ऊपर। तो परिवार नियोजन के लिए यहां पर क्या क्या चीज किया जा सकता है? तो क्या क्या किया सकता? सबसे पहले इसमें कि बच्चों के जन्म के बीच की दूरी, पहला इसमें क्या है कि बच्चों के जन्म के बीच दूरी, सच समझे? अंतर होना चाहिए। मान लीजिए चलिए हम तो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ये नियम आप अपना रहे हैं तो भी एक बच्चे से दूसरे बच्चे के जो होने का, जन्म होने का समय है उसमें कम से कम 3 से 4 वर्ष गैप होना चाहिए। कम से कम, मैं बोल रहा हूं कम से कम 3 वर्ष
इससे अधिक 3 से 4 वर्ष चाहिए कम से कम, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। तो बच्चों के जन्म के बीच की दूरी बहुत ही आवश्यक है, कम से कम 3 से 4 वर्ष की अवधि जो है एक बच्चे से दूसरे बच्चे के जन्म के बीच में जो है गैप होना चाहिए। तो कुछ हद तक, लेकिन इसके बाद नहीं कि हर 3 से 4 वर्ष के बाद एक एक जो है होते रहे बच्चे, ऐसा भी नहीं करना है। मैंने कहा कि हम तो हमारे एक फार्मूला ज्यादा अच्छा, लेकिन फिर भी आप हम तो हमारे 2 कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको जो है बच्चों के जन्म के बीच दूरी तो आपको बनवानी पड़ेगी 3 से 4 वर्ष का कम से कम। लेकिन उसके बाद है ना कि एक के बाद एक हुआ, फिर 3 से 4 वर्ष बाद धीरे शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो एक दूरी होगी, अगर 2 बच्चे हो रहे तब की मैं बात कर रहा हूं, उससे ऊपर जाएंगे तो आपको सारी समस्या को झेलनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आप झेलेंगे पूरी समस्या को, आप जो है इससे कहीं ना कहीं आप जो है रूबरू होंगे। तो उस समस्या से अगर नहीं आपको मिलना है, उस समस्या को आपको आपके जीवन में ना आए, तो उसके लिए आपको परिवार नियोजन अपनाना पड़ेगा। तो पहली चीज ये। दूसरा है विवाह की आयु में वृद्धि। विवाह की आयु में वृद्धि, पहले क्या होता था? पहले होता था बाल विवाह। क्या होता था? बाल विवाह। बाल विवाह होता था। बाल विवाह में क्या होता था कि बच्चा, लड़का लड़की छोटे से है, पता चला शादी हो गई। अब एक तो अज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है लड़की लड़कियों में, हो गया परिवार नियोजन। तो उस चीज को दूर करना तो विवाह की आयु में वृद्धि करनी पड़ेगी। सरकार का मानक है लड़के कम से कम 18 वर्ष, लड़का कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, लेकिन हमें इससे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो 18 साल की लड़की भी जो है शारीरिक रूप से तो उसको बनावट आते हैं कि हाँ वो पूरी तरह से बिचोर है, लेकिन वास्तविकता में वह जो है गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। गर्भ धारण करेगी तो, लेकिन समस्या हो सकती है उसके जीवन पर। तो रिस्क क्यों लिया जाए? शारीरिक दिखने में लगता है कि शारीरिक बनावट है कि हाँ वो पूरी तरह से वयस्क है, बस ऐसा नहीं है कुछ। 18 साल की लड़की, 20 साल की लड़की, उसके गर्भ धारण की क्षमता होती है वो कमजोर होती है, वो उसके जीवन के लिए खतरा हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है गर्भधारण के समय। गर्भधारण या जब जो है वहां पर प्रेगनेंसी के पश्चात जो है जब उसका प्रसव होता है, तो ये समस्या नहीं। यानी विवाह की आयु में वृद्धि करनी चाहिए। जो विवाह की आयु थी अब इसको 25 वर्ष करनी आवश्यक है, सरकार को इस पर नियम लाना चाहिए। तो विवाह की आयु में वृद्धि, कुछ बच्चे असहमत होंगे, जो बच्चे छोटे हैं कह रहे ये तो सर क्या बात कर रहे हैं, हम तो चाह रहे कि हमारा शादी 18-20 साल में हो जाए। लड़के आज तो के बड़े जो है कोशिश पे रहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए। तो भाई जल्दी शादी करेंगे तो ये समस्या को आपको झेलना पड़ेगा, इसलिए पहले कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाइए, फिर आप इस समस्या से जो है रूबरू नहीं होंगे, या एक अच्छी लाइफ अपने परिवार को दे सकते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना कि परिवार नियोजन आवश्यक है। तीसरा क्या है? मैंने वही बात बार बार कर रहा हूं, सीमित परिवार। परिवार आपका सीमित होना चाहिए। मैंने कहा कि हम तो हमारे एक, किसी ने कहा हम तो हमारे 2, चलिए ठीक है, लेकिन प्राय कोशिश करिए हम तो हमारे एक ही हो। सीमित परिवार बहुत ही सीमित होना चाहिए, जिससे कि आप उसका भरण पोषण आसानी से भी कर सके। अगर आपको रोजगार नहीं तब भी आप भरण पोषण आसानी से कर लेंगे, उच्च शिक्षा भी दे लेंगे। किसी के 8 बच्चे हैं, किसी के 1 ही बच्चा है, तो किसकी जो जीवन स्तर कैसा होगा? कहीं ना कहीं जिसके पास 1 बच्चा है उसका जीवन स्तर अच्छा होगा, जिसके 10 बच्चे हैं उसका जीवन स्तर सुधरेगा। वो तो किसी के पता चलेगा किसी का शर्ट नहीं तो किसी का पैंट नहीं है, किसी का कुछ नहीं, कुछ नहीं, यही चलता रहेगा। इससे कहीं ना कहीं आप लोग को दूर होना पड़ेगा। तो सीमित परिवार इसका हो सकता है। तीसरा क्या है? प्रजनन निरोध। अब कैसे करें, यही समस्या होती तो अभी उसकी विधि बताया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा कि प्रजनन निरोध का प्रयोग किया जाए। अगर आपको जो है संख्या नहीं बढ़ानी, जनसंख्या नहीं बढ़ानी, तो उसके लिए आप प्रजनन निरोध का उपयोग कर सकते हैं। उसमें गर्भ निरोधक गोलियां आती है महिलाओं के लिए, पुरुष कंडोम का उपयोग कर सकता है। तो प्रजनन निरोध भी यहाँ पर जो है परिवार नियोजन का एक हिस्सा, अहम हिस्सा होता है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था बड़ी उत्तम क्लास की होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था होता क्या है कि अगर जब बात होती है यहाँ पर परिवार नियोजन की, कुछ सेक्स से जुड़ी हुई बातें होती तो बच्चे आजकल शर्मा जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सेक्स पर पूरी तरह से इसका स्टडी करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए।
तो उसका स्टडी जब आप करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो वो शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। तो आपको ज्ञान होगा कि हाँ कितनी मात्रा में ऊर्जा चाहिए, कितना हमें जो है रोजगार कैसा रहना चाहिए जिससे हम उच्च व्यवस्था दे सके अपने बच्चों को, रहन सहन हमारा उत्तम विश्व। तब आपको पता चलेगा कि किस तरह की जो हमारी जनसंख्या, वो जनसंख्या वृद्धि से कितने दुष्प्रभाव भविष्य में होने वाले हैं। तो इस चीज को दूर रखने के लिए शिक्षा व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। एक उत्तम किस्म की शिक्षा व्यवस्था ये होनी चाहिए। इसके अलावा जो है जागरूक अभियान को बढ़ावा देना, जो जागरूक अभियान है इसको बढ़ावा देना, अभियान को बढ़ावा देना। जागरूक अभियान, अब मान ले रहे हैं कि इसके बाद बस पढ़ ले रहे हैं, कोई कुछ नहीं, आपको तो पता चल गया, लेकिन आसपास के कैसे लोगों को, तो जिसको पता हो वो जाकर के अपने आसपास के लोगों को समझाए इस बात को, अपने जो गांव वाले हैं लोग हैं उनको समझाए कि जनसंख्या पर रोक लगाए। जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, भयावह होती जा रही है, 7 अरब को पार कर चुका है पूरे विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 134 करोड़ को पार कर चुकी है। किस ओर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस होड़ में लगे हैं? क्या कंपटीशन चल रहा है जनसंख्या बढ़ाने का किसी देश से? जनसंख्या बढ़ा करके आप कौन सा उसमें क्या कर लेंगे कि कौन से आप शक्तिशाली देश की श्रेणी में आ जाएंगे? क्योंकि शक्तिशाली बनने के लिए जनसंख्या नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है, उत्तम शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है, तकनीकी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है, वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ही आवश्यक होता है, जागरूक अभियान को बढ़ावा देना। तो ये यहाँ पर जागरूक अभियान को बढ़ावा देना हमारे लिए उत्तम व्यवस्था है। इसके अलावा अब नहीं कोई मांग रहा है तो उसके लिए भी एक व्यवस्था है, और वो है कानूनी व्यवस्था। नहीं मानेंगे आप तो चलिए कानून बनाना चाहिए, निश्चित रूप से सरकार को इस पर कानून लाना चाहिए, निश्चित रूप से सरकार को इस पर कानून लाना चाहिए कि आप 2 बच्चों से ज्यादा नहीं पैदा कर सकते। क्योंकि अगर कानून नहीं है तो पता चल रहा है कि मनमर्जी चल रहा है काम, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, क्या इसमें एकदम जो है जानवरों की तरह, बकरियों की तरह, जो भेड़ की तरह आप लगातार उत्पन्न करते जा रहे हैं, जानवर बने जा रहे हैं। तो कानूनी व्यवस्था यहां पर होनी चाहिए। आधुनिक समय में कानूनी व्यवस्था की बहुत डिमांड है। आप प्राचीन समय को छोड़ दीजिए, किसी के 10-10 बच्चे होते थे, तब उस समय संसाधन सीमित नहीं था, लेकिन आज संसाधन सीमित हो गया है क्योंकि सबकी वृद्धि हो गई है, सब पढ़ रहे हैं बच्चे। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या चिकित्सा, हमें क्या स्वास्थ्य और चिकित्सा में हमारा देश आत्मनिर्भर बन चुका है कहीं ना कहीं। तो अब छोटी मोटी रोगों से तो लोग मरते नहीं है। पहले क्या होता था, हैजा हुआ तो मर जाते थे, छोटी सी बीमारी हुई लोग मर जाते थे, ब्लड प्रेशर से लोग मर जाते थे। लेकिन आज की उत्तम व्यवस्था हो गई तो कहीं ना कहीं मृत्यु दर घटी है, लेकिन हमने क्या किया, मृत्यु दर तो घटाया लेकिन जन्म दर को उसका 10 गुना बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं समस्या होगी। तो कानूनी व्यवस्था यहाँ पर होनी आवश्यक होती है। अब हम लोग बात करेंगे परिवार नियोजन की विधियां, कौन कौन सी विधि अपनाई जाए जिससे परिवार नियोजन किया जाए। तो ये परिवार नियोजन के यहाँ पर है कि कैसे अपनाया जा सकता है, लेकिन इसकी विधि क्या होती है इसको आज हम लोग बात करेंगे। तो परिवार नियोजन की विधियां हम लोग चर्चा करते हैं। हेडिंग है परिवार नियोजन की विधियां। परिवार नियोजन की विधियां। देखिए 2 विधियां हैं, एक अस्थायी विधि, एक अस्थायी विधि। पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे अस्थायी विधि पर। अस्थायी विधि पर, अस्थायी विधि। देखिए अस्थायी विधि किसे कहते हैं कि जब बच्चों में गैप रखना हो तो उस समय अस्थायी विधि, या मान लेते हैं कि अभी बच्चे नहीं पैदा करना चाह रहे हैं, जन्म नहीं देना चाहते हैं, तो उसके लिए अस्थायी विधियां अपनाई जाती है। तो इसमें सबसे पहला आता है निरोध। सबसे पहला इसमें आता है निरोध। जिसे पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए कंडोम आता है।
चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए कंडोम आते हैं अलग अलग, स्त्रियों का अलग कंडोम, पुरुषों का अलग कंडोम, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको अस्थायी विधि है यानी निरोध में आप कंडोम का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा यहां पर आता है गर्भ निरोधक गोलियां, दूसरा है गर्भ निरोधक गोलियां जो महिलाएं उपयोग कर सकती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां। तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक नॉन स्टेरॉइड औषधि बनी थी जिसका नाम सहेली है, महिलाएं इसका उपयोग करती है गर्भ निरोधक के रूप में। ये क्वेश्चन नीट के 2000 पिछले साल 2019 में यह क्वेश्चन आया था कि नॉन स्टेरॉइड गर्भ निरोधक गोली है तो वो है सहेली। जो सहेली गर्भ निरोधक गोली है नॉन स्टेरॉइड, वो शरीर को नुकसान नहीं करता, तो गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग भी कर सकती हैं महिलाएं जो होती हैं। जो औषधियां होती है उसके द्वारा जो है गर्भ निरोधक औषधियां है उसका उपयोग करके वो जो है गर्भधारण से जो है बचे रह सकते हैं, तो ये भी यहां पर होता है। गर्भ निरोधक सुई भी आता है, गर्भ निरोधक सुई। तो गर्भ निरोधक आजकल इंजेक्शन भी चल रहा है कि वहां पर क्या है कि इंजेक्शन लगवा लिए तो कुछ महीने कुछ साल के लिए आपको गर्भधारण से छुटकारा मिल जाएगा, तो इसका भी उपयोग यहाँ पर क्या सकता है गर्भ निरोधक सुई का। इसके अलावा गर्भ समापन मान लेते हैं कि अभी आपको जो है बच्चे नहीं चाहिए तो आप एबॉर्शन भी करवा सकते हैं, लेकिन ये एबॉर्शन की जो प्रक्रिया है यह बहुत ही कम समय में हो जानी चाहिए। अधिक अगर समय हो रहा है तो उस समय आपको फिर कानूनी रूप से जो है फिर उसको जो है गर्भपात करा सकते हैं, तो गर्भ समापन भी आप यहाँ पर करा सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है लूप अथवा कॉपर टी का उपयोग कर सकती है महिलाएं। जो महिलाएं हैं लूप अथवा कॉपर टी का उपयोग कर सकती हैं। ये भी लगता है कॉपर टी, तो ये भी जो है 2 साल 3 साल के लिए होता है, तो उस इतने वर्षों तक जो है उनमें गर्भधारण नहीं होता है, तो ये भी बहुत ही अस्थायी विधि में परिवार नियोजन की एक प्रमुख विधियों में आता है। अगर हम लोग बात करें अस्थायी विधि, दूसरा है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है एक नसबंदी। नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं इंग्लिश में, वैसेक्टोमी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 2 चीज होते हैं, अभी मैं उसकी भी बात करूंगा दूसरे वाले की। तो नसबंदी क्या है पुरुषों में, इसमें क्या करते हैं जो पुरुष होता है नसबंदी में पुरुष के शुक्र वाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं नसबंदी। एक दूसरा होता है नलबंदी। इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं जो स्त्रियां होती हैं स्त्रियों के अंडवाहिनी को जिसको फैलोपियन नलिका कहते हैं, फैलोपियन नलिका, अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, तो ये अस्थायी होता है। इसके बाद अगर इस नसबंदी या नलबंदी करा दिया जाता है, पुरुषों में नसबंदी और स्त्रियों में नलबंदी, अगर ये विधि अपनाई जाती है तो वह जो है अस्थायी रूप से फिर उनमें चाहे पुरुष हो तो वो जो है उनसे शिशु उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, और अगर स्त्री है तो स्त्रियों में जो है गर्भधारण की क्षमता नहीं रह जाती। तो इस तरह से परिवार नियोजन की अस्थायी विधि ये होती है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक था वो था मानव जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार नियोजन। इस चैप्टर का पौधों एवं जंतुओं में जनन जो कि
क्लास 10th का है। इस क्लास 10th के विज्ञान पौधों जंतुओं में जीवन का ये आखिरी टॉपिक था, मानव जनसंख्या एवं परिवार नियोजन। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और जरूर इसको जो है ध्यान रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो कंट्रोल कहीं ना कहीं जो है हम सब लोग को मिलकर करना है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।